चैप्टर 6। उस धमाके की आवाज सुनकर बंदिश थोड़ा सा चैन की सांस लेता है, लेकिन फिर अपने मन में कहता है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी तुम देखते जाओ, तुमने अभी तक असली बंदिश को जाना नहीं। फिर उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो सब चौपर में होते हैं। चौपर में जाने के बाद वो सब बंदिश का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर बंदिश और शेर खान भी आ जाते हैं। उनके आने के बाद चौपर अपनी उड़ान भर लेता है। चौपर के ऊपर जाने के बाद दक्ष उस तरफ देखता है जहां से वो सब आए थे, तो उसे वहां काला धुआं आसमान में जाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर दक्ष समझ जाता है कि उसके भाई ने क्या किया है। लेकिन आज वो भी अपने भाई के फैसले से खुश था, क्योंकि वो भी यही करना चाहता था। ये सोचते हुए दक्ष की नजर अपनी माँ और पापा पर जाती है तो उसकी आंखों में पानी आ जाता है, क्योंकि वो अभी तक होश में नहीं आए थे। बंदिश की आवाज से जो चिराग से कह रहा था डॉक्टर को फोन करो, वो अपनी टीम लेकर जल्दी से घर पहुंचे और वहां जाकर वो मिनी हॉस्पिटल रेडी रखे। हम इन सबको वहीं पर रखेंगे। हम अस्पताल में जाने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अब तक उस आदमी को सारी खबर मिल चुकी होगी और वो पूरी तरह से बौखलाया होगा। ऐसे में वो कुछ भी कर सकता है। बंदिश की बात से सब सहमत हो जाते हैं। तभी चिराग बंदिश से कहता है, बंदिश क्या हमें दादाजी को सब बता देना चाहिए? ये सुनकर बंदिश थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अभी नहीं, घर जाने के बाद उन्हें अपने आप सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर हमने अभी उन्हें कुछ बताया तो वो सोच सोचकर ही परेशान हो जाएंगे। ये सुनकर दक्ष कहता है, हाँ भाई सही कह रहे हैं, दादाजी इतना ज्यादा स्ट्रेस सहन नहीं कर पाएंगे और उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसीलिए अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। चौहान मैंशन में काफी ज्यादा रात हो गई थी। तभी मैंशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जिसकी पर्सनैलिटी बंदिश की तरह ही लग रही थी और दिखने में वो काफी हैंडसम था। उसके घुंघराले बाल उसके माथे पर पड़े हुए थे, जिसे वो बार बार अपने हाथ से पीछे करता है और मैंशन के अंदर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बहुत ज्यादा रात हो गई है, इसीलिए वो डोर बेल नहीं बजाता और रामू काका के पास फोन करता है, उन्हें गेट खोलने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद रामू काका दरवाजे पर आ जाते हैं और दरवाजा खोलकर उस लड़के की तरफ देखकर कहते हैं, राजन बेटा तुम आ गए, हमने बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन जब तुम नहीं आए तो हमें नींद आने लगी। अच्छा किया तुमने डोरबेल नहीं बजाई, नहीं तो बड़े मालिक उठ जाते। वैसे भी वो अभी थोड़ी देर पहले ही सोए हैं। उनकी बात सुनकर राजन कहता है, क्या घर पर दक्ष और बंदिश नहीं है? तो रामू काका कहते हैं, नहीं बेटा, उनके पास एक फोन आया था। उस फोन के आने के बाद बंदिश बाबा बहुत परेशान हो गए थे और वो वहां से जाने के लिए तैयार थे। तभी दक्ष बाबा भी उनके साथ चले गए। ये सुनकर राजन कहता है, क्या हुआ है, कोई जरूरी क्यों? तभी रामू काका कहते हैं, मैं इतना तो नहीं जानता क्या हुआ है, लेकिन इतना जानता हूँ उनके पास शेर खान का फोन आया था और शायद उन्होंने बताया कि उनके पिताजी मिल गए हैं। ये सुनकर राजन के चेहरे पर भी परेशानी नजर आती है, क्योंकि इतने टाइम से वो किसी को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे और अचानक उनका मिलना उसे ऐसा लग रहा था कहीं ये सिर्फ बंदिश के लिए कोई जाल ना बिछाया हो। तभी वो कहता है, उनके जाने के बाद कोई खबर मिली? तो रामू काका कहते हैं, नहीं। राजन कहता है, ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, आप मेरे लिए कॉफ़ी बना दीजिए, फिर मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। ये सुनकर रामू काका किचन की तरफ चले जाते हैं और राजन अपने कमरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि राजन भी यहीं इसी घर में रहता है। ये बंदिश का बचपन का दोस्त है, या फिर कहें कि उसके भाई के जैसा है। जब ये 4 साल का था, इसके माँ बाप एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उनकी ही वहीं डेथ हो गई थी। उसके बाद से ये यहीं बंदिश के परिवार के साथ रहता है, क्योंकि बंदिश के पापा ने इसे कहा था कि आज से वही इसके पापा हैं और वो इसे अपने साथ यहीं ले आए थे घर में। उसके बाद से बंदिश और राजन बिल्कुल भाइयों की तरह ही रहते हैं। ये दोनों हम उम्र ही हैं और दोनों अपने दिल की बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। राजन यही सोचते हुए अपने कमरे में जाता है
और अपने मन में सोचता है आखिर ऐसा क्या हुआ है जो शेर खान ने उन्हें इतनी जल्दबाजी में बुलाया है। क्या पिताजी का पता चल गया? और अगर पिताजी का पता चल गया तो माँ और काव्या, क्या उनका भी पता चल गया? काव्या का नाम लेने पर राजन की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी नजर आने लगती है, लेकिन वो जल्दी उसे छुपा लेता है और अपने रूम में जाकर जल्दी से फ्रेश होकर वापस से लिविंग रूम में आ जाता है। तब तक रामू काका उसकी कॉफी बनाकर वहीं रख देते हैं। राजन कॉफी का कप अपने हाथ में लेकर दूसरे हाथ से फोन निकालता है और चिराग के पास फोन करने लगता है, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। तभी राजन ने दक्ष का फोन मिलाता है तो दक्ष का फोन भी नहीं लगता। अब राजन परेशान हो जाता है, ये सोचते हुए कि किसी का भी फोन क्यों नहीं लग रहा। ये सोचते हुए बंदिश का फोन मिलाने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वो जानता था अगर बंदिश परेशान होगा तो उसका फोन नहीं उठाएगा। ये सोचते हुए राजन अपनी कॉफी पीने लगता है और वहीं गेट के पास खड़ा होकर बाहर की तरफ देखता है। तभी रामू काका उसके पास आकर कहते हैं, बेटा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, बंदिश बाबा अकेले नहीं हैं, उनके साथ दक्ष, चिराग और शेर खान भी हैं, इसीलिए आप ज़्यादा परेशान मत होइए। राजन रामू काका की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए कहता है, रामू काका अब मैं ठीक हूँ, आप जाकर सो जाइए, मैं भी काफ़ी ख़त्म करके थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ये सुनने के बाद रामू काका जब वहाँ से जाने लगते हैं तभी उन्हें मेंशन के बाहर से एम्बुलेंस और गाड़ियों की आवाज़ आती है। ये आवाज़ सुनते ही वो दोनों मेंशन के बाहर की तरफ भागते हैं तो उन्हें एम्बुलेंस से डॉक्टर की टीम और बाकी सारा ज़रूरत का सामान निकालते हुए नज़र आते हैं। वो डॉक्टर को देखते ही डॉक्टर की टीम मेंशन के अंदर के साइड वाले मिनी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है और वहां जाकर वो अस्पताल को एकदम तैयार करने लगते हैं। ये देखकर राजन उनके पास आकर कहता है, डॉक्टर आप यहाँ, क्या कोई बात हुई है? तभी वो डॉक्टर राजन की तरफ देखकर कहते हैं, हमारे पास चिराग सर का फोन आया था और उन्होंने हमें कहा है कि हम यहाँ तैयार रहें और मिनी हॉस्पिटल को तैयार रखें, वो कुछ देर में पहुँचने वाले हैं। ये सुनकर राजन और रामू काका एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहीं पास में खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि बंदिश को जरूर कोई मिल गया है। तभी वो देखते हैं कि उन्हें मेंशन के ऊपर से चॉपर की आवाज़ आती है तो वो दोनों ऊपर की तरफ देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद चॉपर मेंशन की छत पर लैंड हो जाता है और कुछ देर बाद कुछ बॉडीगार्ड लिफ्ट से जल्दी जल्दी बाहर आने लगते हैं और एक स्ट्रेचर पर दीपक जी लेटे हुए थे और दूसरे स्ट्रेचर पर शैलजा जी लेटी हुई थी और उनके साथ ही काव्या भी आ रही थी। ये देखते हुए राजन उनकी तरफ भागता है, लेकिन बंदिश अब इतना परेशान था कि वो राजन पर ध्यान नहीं दे पाता और जल्दी से डॉक्टर को आवाज़ लगाकर कहता है, डॉक्टर जल्दी से इन्हें लेकर जाइए और अच्छी तरह इन्हें चेक करिए और पता कीजिए कि इन्हें ऐसा क्या हुआ है जो ये होश में नहीं आ रहे। ये कहते हुए बंदिश डॉक्टर की तरफ देखता है और उन्हें अपनी आंखों से ही वार्न करता है कि अगर उनको कुछ भी हुआ तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर बंदिश की धमकी भरी आंखें देखकर डर जाते हैं और जल्दी से उन सबको हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाते हैं और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। उसके बाद एक लेडी डॉक्टर आती है और काव्या को अपने साथ रूम में ले जाती है। काव्या को देखकर राजन कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी आंखों में खुशी, घबराहट, बेचैनी सब कुछ एक साथ नजर आता है। तभी उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती है तो राजन उस तरफ देखता है तो दक्ष अपने हाथों में एक छोटे बच्चे को लिए खड़ा था। ये देखकर राजन को कुछ समझ नहीं आता। वो कभी दक्ष को देखता, कभी उस बच्चे को देखता, कभी बंदिश को। तभी वो दक्ष के पास जाकर कहता है, ये तुम किसका बच्चा अपने साथ ले आई? ये सुनकर दक्ष को समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे। तभी उन्हें बंदिश की आवाज़ आती है जो रामू काका से कह रहे थे, दादाजी कहाँ हैं? तो रामू काका कहते हैं, बंदिश बाबा वो तो आप सबके जाने से पहले ही सो गए थे और अभी तक अपने कमरे में ही हैं, वो बाहर नहीं आए। तभी दक्ष घड़ी की तरफ देखता है तो सुबह के 4 बज चुके थे। तभी दक्ष कहता है, भाई थोड़ी देर में दादाजी उठने वाले हैं, तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए। वैसे भी आप बहुत ज़्यादा थक गए हो और आपकी सेहत के लिए इतना टेंशन लेनी ठीक नहीं है। तभी रामू काका
की तरफ देखकर दक्ष कहता है, रामू काका हम सब फ्रेश होकर आते हैं, तब तक आप हम सबके लिए कॉफी बनवा दीजिए। तो रामू काका हाँ कहते हैं और किचन की तरफ चले जाते हैं। वो एक सर्वेंट को अपने साथ बुलाते हैं क्योंकि वो इनके लिए कुछ हल्का फुल्का नाश्ता भी बनाने की सोच रहे थे। तभी दक्ष चिराग और शेर खान की तरफ देखकर कहता है, आप दोनों भी जाइए और फ्रेश हो जाइए, उसके बाद बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। ये सुनकर वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक नर्स दक्ष के साथ आकर खड़ी हो जाती है, तो दक्ष उस बच्चे को उस नर्स को देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना और इसे रोने मत देना। ये कहकर दक्ष वो बच्चा उस नर्स को दे देता है। राजन अभी भी उस बच्चे को एकटक देखता रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बच्चा कहाँ से आया। वो दोबारा से दक्ष से कुछ पूछने लगता है, तो बंदिश राजन की तरफ देखता है, तुम्हें थोड़ी देर बाद तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, अभी तुम यहीं रहो और सबका ध्यान रखना, हम थोड़ी देर में आते हैं। ये कहने के बाद बंदिश वहां से अपने कमरे की तरफ चला जाता है। दक्ष भी उसके पीछे पीछे जाता है। शेर खान और चिराग भी एक दूसरे की तरफ देखकर अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। राजन वहीं खड़ा रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी ये सोच कर थोड़ी देर बाद उसे सब कुछ पता चल जाएगा। वो वहीं एक सोफे पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करता है। इधर आधे घंटे बाद वो सब फ्रेश होकर अपने घर के लिविंग रूम में बैठे हुए थे। राजन भी वहीं आता है, तो सब बैठकर कॉफी पी रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों से दादाजी की आवाज आती है, तुम सब इतनी जल्दी कैसे उठ गए, फिर तुम सब सोए नहीं। तभी उसकी नज़र शेर खान पर चली जाती है। वो अच्छी तरह जानते थे कि शेर खान को किस काम के लिए भेजा गया था। वो सवालिया नज़रों से शेर खान की तरफ देखते हैं, फिर बंदिश की तरफ देखकर कहते हैं, क्या कुछ हुआ जो मुझे नहीं पता। तभी दक्ष खड़ा हो जाता है और अपने दादाजी के पास आकर उनका हाथ पकड़ उन्हें सोफे के पास लाता है और उन्हें सोफे पर बिठाता है। फिर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, दादाजी हमने उन्हें ढूंढ निकाला है। ये सुनते ही दादाजी के हाथ पैर कांपने लगते हैं और उनके मुंह से आवाज़ निकलती है, क्या मेरा बेटा मिल गया, कहाँ है वो, मुझे उसे मिलना है। तभी दक्ष कहता है, दादाजी डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अभी आकर वो हमें बता देंगे कि वो सब कैसे हैं, तब तक आप यहीं आराम से बैठिए। ये सुनने के बाद दादाजी कहते हैं, नहीं मुझे पहले अपने बेटे को देखना है। ये कहने के साथ ही वो उठ जाते हैं और मेंशन से बाहर जाने लगते हैं। उनको बाहर जाता हुआ देखकर सब उनके पीछे बाहर जाते हैं, उस तरफ चले जाते हैं जहाँ पर ये मिनी हॉस्पिटल बना हुआ था। दादाजी सीधे हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उन्हें बाहर एक नर्स दिखती है। वो उनसे कहते हैं, मेरा बेटा। तो नर्स उन्हें देखकर कहती है, दादाजी आप यहाँ बैठ जाइए, अभी डॉक्टर बाहर नहीं आए हैं, वो बाहर आ जाएंगे तो आपको बता देंगे। लेकिन दादाजी अब किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। वो अंदर जाने की जिद करने लगते हैं। तभी बंदिश वहां आकर दरवाज़ा खोल देता है, तो सब अंदर चले जाते हैं। डॉक्टर उनका चेकअप कर रहे थे। उन सबको अंदर आता हुआ देखकर डॉक्टर एक साइड में खड़े हो जाते हैं। तभी बंदिश डॉक्टर के पास जाकर कहता है, इन्हें अब तक होश क्यों नहीं आया। डॉक्टर बंदिश की ऐसी भारी आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और फिर कहते हैं, सर इन्हें हैवी ड्रग्स के डोज दिए गए हैं ताकि ये होश में ना आए, इसलिए इनको होश में आने में टाइम लगेगा। हमने इनको एंटीडोट दे दिया है, आप चिंता मत कीजिए, इन्हें शाम तक या कल सुबह तक होश आ जाएगा। ये सुनकर सबको थोड़ा सा चैन मिलता है। तभी वो लेडी डॉक्टर भी वहाँ आती है जो काव्या का चेकअप कर रही थी। वो आकर खड़ी होती है तो दक्ष उससे पूछता है, काव्या कैसी है, उसे तो कोई परेशानी नहीं। तो डॉक्टर कहती है, नहीं उन्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं दी गई है, बस उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है जिससे उनके शरीर पर जख्मों के निशान हैं। मैंने उन्हें दवाई दे दी है और उन्हें इंजेक्शन भी लगा दिया है जिससे उन्हें जल्दी आराम मिल जाएगा। आगे की स्टोरी सुनने के लिए बने रहिए मेरे साथ। गाइज स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद।